Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to revise the introduction to hearing impairment, lecture number 1. First of all, we will discuss about what is hearing impairment. Understanding of hearing impairment. According to the World Health Organization, a person who is not able to hear as well as someone with normal hearing thresholds of 25 dB or better in both ears is said to have hearing loss. अगर हम इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में या बहुत सिंपल जो वर्डिंग है उसमें देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो पर्सन जिसकी हेयरिंग जो है वो नॉर्मल हेयरिंग लोगों से डिफरेंट होती है उसको हम कहते हैं कि उस बंदे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या हम ये कहते हैं कि 25 डेसिबल तक जिसका थ्रेशोल्ड हेयरिंग थ्रेशोल्ड का मतलब है द मिनिमम लेवल ऑफ हेयरिंग, वो वाला पॉइंट, वो वाला लेवल जहाँ से कोई भी पर्सन जो है वो हेयरिंग करना या सुनना स्टार्ट करता है उसका हेयरिंग थ्रेशोल्ड कहा जाता है। जनरल हम इसका इस तरह से करके इसको हम जो है इसका एस्टिमेशन हम इस तरह से लगाते हैं कि ऐसा पर्सन जिसका हेयरिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 25 dB या उससे थोड़ा बेटर जो है वो बोथ ईयर्स में हो या 1 ईयर में हो तो हम उसे कहेंगे कि द पर्सन हैविंग हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, ये इन 4 कैटेगरीज में फॉल करता है। माइल्ड भी हो सकता है, यानी जो कम दर्जे का होता है, मॉडरेट यानी थोड़ा उससे ज़्यादा, सीवियर जो इससे ज़्यादा होता है, प्रोफाउंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेयरिंग लॉस होता है। इट कैन अफेक्ट 1 ईयर और बोथ ईयर्स एंड लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग कन्वर्सेशनल स्पीच और लाउड साउंड्स। अब वो इस पर ये डिपेंड करता है कि 1 ईयर को अगर इसने अफेक्ट किया है दैट्स मीन कि यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस है। अगर बोथ ईयर्स को अफेक्ट किया है इसका मतलब है कि बायलेटरल हेयरिंग लॉस है। और डिफ़िकल्टी होगी जनरल जो कम्युनिकेशन है या कन्वर्सेशनल स्पीच है, जैसे 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठ के आपस में बात करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर या अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वो एक जनरल सी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन होती है। बट the people who have hearing loss they are unable to listen the conversational speech, ठीक है, with मतलब कंप्लीट जो कन्वर्सेशनल स्पीच है उसको सुनने के काबिल नहीं होते, या फिर टोटल कन्वर्सेशनल स्पीच सुनने के काबिल नहीं होते, या फिर इससे ज़्यादा जो लाउड साउंड्स हैं वो भी सुनने के काबिल नहीं होते। हार्ड ऑफ हेयरिंग जो है, हार्ड ऑफ हेयरिंग एंड डेफनेस जो है, दीज टू जो हैं ये डिफरेंट थिंग्स हैं। आइडिया ने भी इनको डिफरेंटली जो है वो डिफ़ाइन किया है। हार्ड ऑफ हेयरिंग रेफर्स टू पीपल विद हेयरिंग लॉस रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, यानी इनकी जो रेंज है वो माइल्ड टू सीवियर होती है। हार्ड ऑफ हेयरिंग यानी जिन लोगों को सुनने में मुश्किल या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। People who are hard of hearing usually communicate through spoken language and can benefit from hearing aid. ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर जो है ये कम्युनिकेशन करते हैं स्पोकन लैंग्वेज यानी वर्बल जो स्पीच है वो यूज़ करते हैं और इनको हेयरिंग एड से भी फ़ायदा पहुंचता है। कॉक्लियर इम्प्लांट्स एंड अदर असिस्टिव डिवाइसेस एज वेल एज कैप्शनिंग, पीपल विद मोर सिग्निफिकेंट हेयरिंग लॉसेस में बेनिफिट फ्राम कॉक्लियर इम्प्लांट्स। अब कुछ जो हेयरिंग लॉस होते हैं उनके अंदर हेयरिंग एड जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन जब हेयरिंग लॉस जो है वो एक हद से इंक्रीज़ कर जाता है, यानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे जो हेयरिंग एड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता या इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता, तो वहाँ पर फिर कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो रेकमेंड किया जाता है। People with more significant hearing losses may benefit from cochlear implants. Deaf people mostly have profound hearing loss which implies very little or no hearing, ठीक है। डेफ पीपल जो हैं उनको हम देखिए, पहले हमने हार्ड ऑफ हेयरिंग की बात की, अब हम डेफ पीपल की बात कर रहे हैं। डेफ पीपल मोस्टली हैव profound hearing loss, इनका जो हेयरिंग लॉस है वो profound होता है, यानी इसे हम कहते हैं कि बिल्कुल जो ऐसा हेयरिंग लॉस जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो बहुत सारी लाउड साउंड्स भी मिस कर देता है, यानी वो नहीं सुन पाता।
दे ऑफन यूज साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, और इनकी जो कम्युनिकेशन का मोड है या कम्युनिकेट करने का तरीका है वो अक्सर और बेशतर जो है वो साइन लैंग्वेज होता है। प्रेवलेंस ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसका अगर हम देखें कि प्रेवलेंस कितना है, यानी कितनी रेशियो इसकी है, कितने परसेंट ये टोटल पॉपुलेशन में पाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ओवर 5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और 466 मिलियन पीपल हैज़ डिसेबलिंग हेयरिंग लॉस। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का ये 5% है। 432 मिलियन एडल्ट्स एंड 34 मिलियन चिल्ड्रन, जिसमें जो है वो 432 मिलियन एडल्ट्स हैं और 34 मिलियन चिल्ड्रन इंक्लूडेड हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल विद डिसेबलिंग हेयरिंग लॉस लिव इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़। इनमें से मेजॉरिटी लोग वो हैं हेयरिंग लॉस के साथ जो कि लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज से तल्लक़ रखते हैं। Approximately 1/3 of people over 65 years of age are affected by disabling hearing loss। ठीक है, अगर हम इसमें से भी देखें, इस जो हमारे पास एस्टिमेशन है इसमें अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो 1/3 है वो लोग हैं जिनकी एज 65 या उससे अबव है। Hearing refers to the reception of sound by the ear, its analysis and its transmission to the brain। अब हेयरिंग क्या है? हेयरिंग इट्सेल्फ एक ऐसी रिसेप्शन है जो कि हमारे कानों के थ्रू, हमारी एयर के थ्रू जो है वो हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है, और ब्रेन जो है वो इसको एनालाइज करता है, इसको कम्प्रीहेंड करता है और इसके लिए जो है वो आंसर करता है, रिप्लाई करता है। Impairment, an impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure of or function। अब impairment क्या है? impairment ये है कि किसी भी जो organ है उसका psychologically या physiologically या anatomically जो है वो abnormal होना या प्रॉपर तरीके से काम ना करना, उसके स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसके फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हेयरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द मेन सोर्स ऑफ हेयरिंग इज़ आवर ईयर, और अगर ईयर जो है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बना हुआ या उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं है या उसके अंदर किसी किस्म की कोई लाइक इन्फ्लेमेशन हो गई है या कोई डैमेज हो गया है, तो हम कहते हैं कि वो ईयर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, यानी वो साउंड वेव्स को प्रॉपर तरीके से कान के अंदर उसके मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं पहुंचा पा रहा या ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो हम कहते हैं कि ये उसकी इम्पेयरमेंट है। हाउ डू वी हेयर द इट्स वेरी लाइक सिंपल प्रोसेस। इसमें आप देखेंगे साउंड वेव्स एंटर योर आउटर ईयर एंड ट्रेवल थ्रू द ईयर कैनाल टू योर ईयर ड्रम। ठीक है, साउंड जो है वो एंटर होती हैं ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, और वो जाती हैं हमारे मिडल ईयर पर। मिडल ईयर के अंदर जो 3 ऑसिकल्स हैं जिसको हम 3 टाइनी बोन्स कहते हैं वो वाइब्रेट करती है। ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है और वो ये मैसेज कन्वे करता है बोन्स तक जो मिडल ईयर में होती हैं। अब वो बोन्स जो हैं वो इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती हैं, यानी इनकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देती हैं और फिर ये एंटर करती हैं उन वेव्स को कॉक्लिया के अंदर, उस वाइब्रेशन को कॉक्लिया में ट्रांसफ़र करती हैं। कॉक्लिया के अंदर मौजूद जो फ्लूइड होता है वो हरकत करता है, ठीक है, वो मूव करता है। वो उसकी मूवमेंट जो है उसकी वजह से जो हेयर सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं और सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वो इस मैसेज को जहाँ पर जो है वो इन वाइब्रेशंस को वो इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, और ये इम्पल्सेस जो हैं ये जाती हैं जो ऑडिटरी नर्व्स हैं उनके थ्रू ब्रेन तक पहुँचती हैं। ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करता है, वो डिकोडिंग करता है, वो कम्प्रीहेंड करता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो आइडिया जो इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है एन इम्पेयरमेंट इन हेयरिंग वेदर परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग, यानी एक ऐसी इम्पेयरमेंट हेयरिंग के अंदर जो कि या परमानेंट हो या फिर वो फ्लक्चुएट करती हो, यानी किसी टाइम हो किसी टाइम ना हो या थोड़ा अर्सा रहे उसके बाद वो रिकवर हो जाए उसके बाद फिर वो दोबारा से हो जाए।
that adversely affect a child's educational performance but is not included under the definition of deafness। ठीक है, यानी एक ऐसी इम्पेयरमेंट जो कि परमानेंट या यानी आर्जी या मुस्तकिल हो सकती है और किसी भी बच्चे की जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको बुरी तरह से मुतासर करती हो, हम उसको कहेंगे कि ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है। लेकिन इसको हम डेफनेस की डेफिनेशन के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। डेफनेस जो है अ हियरिंग लॉस अबव 90 डेसिबल इज़ कॉल्ड डेफनेस। ऐसा हियरिंग लॉस जो कि 90 dB से ज़्यादा हो, हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो डेफनेस है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस बिलो 90 डेसिबल विल बी कंसीडर्ड एज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट या हार्ड ऑफ हियरिंग। टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट कंडक्टिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। यूजुअली हम इसको जो है वो 3 ही टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो चौथी टाइप है ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है वो होता है, उसको हम कहते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। ठीक है, इसकी जो हमारा आउटर ईयर है उसमें या हमारे मिडल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ठीक है, और ये मोस्टली जो है वो मेडिसिन के साथ या सर्जरीज़ के साथ या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ब खुद जो है वो रिकवर हो जाता है। और सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो है इसे हम कहते हैं कि ये परमानेंट डेफनेस होती है और ये मेडिसिन के साथ या सर्जरीज़ वगैरह के साथ जो है वो क्योर नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। इसके बाद मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस, दोनों जब हियरिंग लॉस मिक्स हो जाएंगे, दोनों तरह के कंडक्टिव भी यानी आउटर ईयर में भी प्रॉब्लम है, इनर ईयर में भी प्रॉब्लम है, मिडिल ईयर में भी प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं कि ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, जिसमें से जो आउटर ईयर वाला है वो ठीक हो जाएगा लेकिन जो इनर ईयर वाला है वो रहेगा। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का मतलब है कि कान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कान में कोई इशू नहीं है, साउंड वेव्स जो हैं वो एंटर भी हो रही हैं, वाइब्रेशन भी हो रही है, एम्पलीफाई भी हो रही हैं, पल्सेस में कन्वर्ट भी हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, यानी ब्रेन तक मैसेज जो है वो पहुँच नहीं पा रहा प्रॉपर, या फिर अगर ब्रेन तक मैसेज जो है वो पहुँच रहा है लेकिन ब्रेन जो है उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहा या डिले रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है। कंडक्टिव हियरिंग इम्पेयरमेंट है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस रेफर टू अ डिक्रीज इन साउंड कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम इन द आउटर और मिडल ईयर। ठीक है, यानी आउटर या मिडल ईयर में जो है वो प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग इम्पेयरमेंट, सेंसरी न्यूरल लॉस रेफर्स टू अ प्रॉब्लम लोकेटेड इन द इनर ईयर और अलोंग द नर्व पाथवे बिटवीन द इनर ईयर एंड द ब्रेन। ठीक है, यानी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है वो है कि अगर कॉक्लिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है या हेयर सेल्स डैमेज हो गए हैं या ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है या फिर जो फ्लूइड है वो ड्राई होना शुरू हो गया है या जो ऑडिटरी नर्व्स हैं, ऑडिटरी पैथवे जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर जो मैसेज है वो ब्रेन तक कन्वे नहीं हो पा रहा, तो हम कहेंगे कि सेंसरी न्यूरल डेफनेस है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस देखें आप, द मिक्स्ड हियरिंग लॉस रेफर्स टू अ कंडक्टिव लॉस एंड अ सेंसरी न्यूरल लॉस अकरिंग एट द सेम टाइम। यानी मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी जो है वो ये कहलाएगा कि आउटर ईयर में भी, मिडल में, आउटर या मिडल ईयर में और इनर ईयर में जो है वो एक साथ ही प्रॉब्लम पैदा हो गई है, तो हम कहते हैं कि ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। Auditory processing disorders, auditory processing disorder APD is a hearing problem that affects about 5% of school age children। ठीक है, यानी ये स्कूल जाने वाले बच्चों को इफ़ेक्ट करती है ज़्यादा, जिसमें से 5% इनकी हम कहते हैं कि फिगर्स हैं। Kids with this condition, also known as central auditory processing disorder, can't process what they hear in the same way other kids do. This is because their ear and brain do not fully coordinate। ठीक है, यानी उनका जो ईयर है वो और उनका ब्रेन जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं है, इस वजह से वो रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाता बच्चा, तो हम कहते हैं कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ बहुत सारे जो हैं वो सिंड्रोम्स या बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी रिलेटेड जो हैं वो
रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको यूजुअली ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं या टीचर्स ये समझ रहे होते हैं कि उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या उसका जो ईयर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। हालांकि ईयर का जो है फंक्शन वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है वो डिले होती है या वो नहीं हो रही होती। एज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रीलिंगुअल पोस्टलिंगुअल, यानी ये प्रीलिंगुअल यानी लैंग्वेज एक्वायर करने से पहले अगर हियरिंग लॉस होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस है। और पोस्टलिंगुअल जो है वो लैंग्वेज एक्वायर करने के बाद होगा। ठीक है, प्रीलिंगुअल जो है हम कहते हैं कि बच्चा जो है या तो वो पैदाइशी तौर पर जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है या फिर 1 साल से पहले जो है उसकी हियरिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो गई है। ठीक है, या वो डेफ़ हो गया है, यानी 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक था लेकिन 1 साल के बाद जो है वो उसकी डेफनेस स्टार्ट हो गई है या हार्ड ऑफ हियरिंग हो गई है, तो हम कहते हैं कि ये प्री लिंगुअल डेफनेस है, यानी अभी उसने लैंग्वेज एक्वायर नहीं की थी। पोस्ट लिंगुअल डेफनेस जो है इसको यूजुअली हम कहते हैं कि 6 इयर्स का बच्चा हो गया है, वो उसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल सही थी, उसकी हियरिंग बिल्कुल इंटैक्ट थी, वो बातचीत करता था, सुनता भी था, बोलता भी था, लेकिन किसी वजह से जो है ड्यू टू सम प्रॉब्लम उसकी हियरिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो गई है या वो डेफ हो गया है, तो हम कहते हैं कि पोस्ट लिंगुअल हियरिंग डेफनेस है। डिग्रीज एंड द टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। नॉर्मल हियरिंग की जो रेंज है वो ये वाली है, इसको लाउडनेस यहाँ पे शो हो रही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस, यानी इतने अगर इस रेंज में अगर आएगा तो हम कहेंगे माइल्ड डेफनेस है, अगर इस रेंज में आएगा तो हम कहते हैं कि मॉडरेट है। ये मॉडरेटली स्वेयर है और ये स्वेयर हियरिंग लॉस है और ये प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। सीवियरिटी ऑफ हियरिंग लॉस में हम इस टेबल में देख सकते हैं, नॉर्मल हियरिंग जो है वो -10 to 15 dB होनी चाहिए, या उसको हम ये कंसीडर करते हैं। स्लाइट 16 to 25, माइल्ड 26 to 40, मॉडरेट 41 to 55, मॉडरेटली स्वेयर 56 to 70, स्वेयर 71 to 90 एंड प्रोफाउंड जो है वो 90+ होगा। ठीक है, ये आशा के अकॉर्डिंग है, जो अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग है। ये स्पीच बनाना है, इसको हम स्पीच असेसमेंट में यूज़ करते हैं। ये देखिए इस साइड पे ये सारी आवाज़ों की जो है वो शिद्दत है, यानी लाउडनेस है, उनकी कितनी ऊंची आवाज़ जो है वो होगी, और ये जो है ये पिच है। ठीक है, और इस साइड पे लिखा गया है कि नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। अब ये देखें जो नॉर्मल ईयर है या जो एक नॉर्मल हियरिंग का पर्सन है वो 1000 हर्ट्ज़ की आवाज़ पे होता है पत्तों की सरसराहट। ठीक है, और चिड़िया का बोलना, चिड़िया का चहचहाना, बर्ड जिसको आप कहते हैं लाइक जिसमें परिंदे जो है वो चहचहाते हैं, या चिरपिंग जिसको आप कहते हैं, तो वो वहाँ तक की आवाज़ें जो है ये नॉर्मल ईयर जो है वो सुनता है। ठीक है, अब इस तरह से जैसे 10 to 20 10 पे जो है वो देखिए आप कि जो है वो टैप की है, वाटर ड्रिपिंग है। ठीक है, अब इस तरह से ये यहाँ पर इसकी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है 30 dB पे आप देखें। उसके बाद ये वाली कुछ साउंड्स हैं। ठीक है, ये वाली इस रेंज पे आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बच्चे के रोने की आवाज़ है, डॉग बार्किंग है। अब आवाज़ें जो हैं उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उनकी जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह से हियरिंग लॉस जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, शिद्दत के साथ साथ हियरिंग लॉस भी बढ़ता जा रहा है। यानी जितनी ऊंची आवाज़ें जो हैं वो एक बच्चा जो है या एक पर्सन जो है वो नहीं सुन पाएगा, इसका मतलब ये है कि हियरिंग लॉस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जहाँ से उसका हियरिंग लॉस जो है वो स्टार्ट होगा, यानी जहाँ से उसका हियरिंग थ्रेशोल्ड स्टार्ट होगा तो उससे पीछे वाली जितनी आवाज़ें हैं वो मिस कर चुका होगा वो। ठीक है, यानी उससे पीछे वाली सारी आवाज़ें जो है उसका कान जो है वो सुनने के काबिल नहीं है। इस तरह से जैसे ट्रक की आवाज़ है, या जैसे लॉन वो है मशीन है जिस तरह से, और इस तरह से जैसे पियानो है या फ़ोन की आवाज़ है,
एरोप्लेन है, जेट की आवाज़ है, या एक बहुत ही जो है वो हार्ड किस्म का या फास्ट किस्म का जो है वो म्यूज़िक है जिसका लाउडनेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं कि इनकी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा है, और एक पर्सन जो है वो जितनी ज़्यादा लाउडनेस पे आकर सुनना शुरू करता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो हेयरिंग लॉस है वो भी उतना ही ज़्यादा कंसीडर होता है। स्पीच बनाना को हम जब असेसमेंट करेंगे उसमें हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब परफॉर्म हेयरिंग लॉस पे देखें। पीपल विद परफॉर्म हेयरिंग लॉस विद स्ट्रगल टू हेयर इवन द लाउडेस्ट साउंड इंक्लूडिंग अ जेट इंजन और अ न्यूमेटिक ड्रिल। अब परफॉर्म हेयरिंग लॉस के ऊपर एक पर्सन जो है उसको इवन जेट इंजन की आवाज़ सुनने में भी, और जो न्यूमेटिक ड्रिल होती है उस तक की आवाज़ सुनने में जो है उसको प्रॉब्लम होती है। Severe hearing loss could mean struggling to hear a dog barking, a baby crying, most conversation और loud traffic। यानी severe के ऊपर एक severe hearing loss के साथ जो पर्सन होगा उसको डॉग बार्किंग, बेबी क्राइंग और मोस्टली जो कन्वर्सेशन है वो और लाउड ट्रैफिक तक सुनने में प्रॉब्लम होगी। माइल्ड में आप देखें, mild hearing loss means a person might struggle to hear some conversation, the sound of a clock ticking or bird song, even कि उसको जो क्लॉक की टिकिंग है वो भी और बर्ड सॉन्ग सुनने में भी प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल ईयर जो है वो नॉर्मल हेयरिंग रेंज इंक्लूड साउंड एज क्वाइट एज अ टैप ड्रिपिंग, लीव रस्टिंग ऑन अ ट्री इन द विंड और द साउंड ऑफ फुटस्टेप्स। ठीक है, यानी बहुत हल्की से हल्की आवाज़ें भी जो नॉर्मल हेयरिंग का पर्सन है वो सुनने के काबिल होता है। हाउ हेयरिंग इम्पेयरमेंट अकर्स। हेयरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स अ ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ ईयर वैक्स। यानी हम कहते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो कैसे कैसे हो सकती है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो क्वाइट भी होती है और कंजेनिटल भी होती है। कंजेनिटल वो होती है जो कि इनहेरिटेड भी हो सकती है, यानी जेनेटिक भी हो सकती है, नॉन जेनेटिक भी हो सकती है। वो हम फर्दर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें, क्योंकि इस लेक्चर को हम दोबारा से कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। A gradual build-up of earwax, ear infection and abnormal bone growths or tumor, ruptured eardrum, damage to the inner ear। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं क्वाइड, यानी जो बाद में हेयरिंग लॉस होता है उसकी ये वजूहात हो सकती हैं। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जो कि फैमिली में होती हैं, यानी जेनेटिक जो बच्चा है उसके अंदर जीन्स में मौजूद होती हैं, तो वो हेयरिंग इम्पेयर्ड होता है पैदाइशी तौर पर। सिम्टम्स में मफलिंग ऑफ स्पीच एंड अदर साउंड्स, यानी सिम्टम्स क्या हैं, एक जो डेफ चाइल्ड है या जो डेफ पर्सन है उसकी सिम्टम क्या होगी कि उसको आवाज़ें जो हैं दूर सुनाई देंगी, जैसे कि वो जैसे मुंह के ऊपर स्कार्फ रख के या हेलमेट पहन के बोला जाए तो आवाज़ें जो है वो मफलिंग हो जाती हैं, मफलिंग साउंड्स, यानी स्पीच हो जाती है, क्लियर नहीं रहती हैं। डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स स्पेशली अगेंस्ट बैकग्राउंड नॉइस और इन अ क्राउड ऑफ पीपल। उनको वर्ड्स को सुनने में समझने में प्रॉब्लम होगी, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई नॉइस है या क्राउड है, बहुत लोगों का हजूम है। फ्रीक्वेंटली आस्किंग अदर्स टू स्पीक मोर स्लोली क्लियरली एंड लाउडली। अक्सर ये दूसरों को कहेंगे कि आहिस्ता बोलो, ठहर के बोलो और थोड़ा सा ऊंचा बोलो। ठीक है, नीडिंग टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न और रेडियो, और अक्सर ही ये रेडियो या टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है उसको ज़्यादा रखेंगे। विदड्रॉल फ्राम कन्वर्सेशंस, जब हम बातचीत हो रही होगी वहाँ से विदड्रॉल कर जाएंगे, यानी वहाँ से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि ये फील करेंगे कि नहीं प्रॉपर समझ नहीं आ रही तो ये इन चीज़ों का क्या जवाब दें। अवॉइडेंस ऑफ सम सोशल सेटिंग्स, इसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी सोशल जो गैदरिंग है या जो सोशल सेटिंग है उसमें जाने से अवॉइड करेंगे। रिस्क फैक्टर्स एजिंग है, हेरिडिटी है, ऑक्यूपेशनल नॉइसेस हैं, सम मेडिकेशंस हैं और सम इलनेसेस हैं। यानी एजिंग का मतलब ये है कि ड्यू टू एज जो है जिसे हम प्रेस्बाइक्यूसिस भी कहते हैं उसकी वजह से, यानी एजिंग की वजह से जो है वो हेयरिंग लॉस हो जाता है, और ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, ये रिकवर नहीं होता है।
हेरिडिटी में आप देखें कि अगर पेरेंट्स डेफ हैं तो बच्चे को डेफनेस के चांसेस हो सकते हैं। अगर मदर जो है उसके पास या फादर जो है उसके पास कोई जो है वो रिसेसिव जीन्स है जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट पैदा कर सकता है, तो बच्चे के ऊपर वो पास करते हैं, बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ हो जाता है। और इसी तरह से डोमिनेंट जो है वो जीन्स होते हैं कुछ, अगर मदर या फादर में से किसी एक के पास एबनॉर्मल जीन्स हैं और वो डोमिनेंट हो जाता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा जो है वो सिंड्रोमिक भी हो सकता है और हेयरिंग लॉस के साथ भी हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसा सिंड्रोम हो सकता है जो कि इसके अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी पाई जाती हो। सम मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस हैं जो कि जैसे एंटीबायोटिक हैं, कुछ कैंसर की कुछ हैं मेडिकेशंस हैं, इस तरह से करके मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस वगैरह की कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कॉज बन सकती हैं। और कुछ बीमारियां भी हैं ऐसी जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का कॉज बन सकती हैं। ऑक्यूपेशनल नॉइसेस का मतलब है कि जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज़ के अंदर ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रियल, जिसको आप इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं उनके अंदर शोर बहुत ज़्यादा होते हैं, मुसलसल उस शोर शराबे के माहौल में रहने से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसका डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी and often false sense that others are angry with you, shame, guilt and anger, lack of concentration, worry and frustration, insecurity, embarrassment, self criticism and low self confidence, adjustment problems, ये सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं जो कि डेफ पीपल जो है या डेफ बच्चे जो हैं उनके एंड पे हो सकते हैं, और इनको काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है अगर इनको प्रॉपर जो है वो गाइडेंस, प्रॉपर जो है वो इनकी काउंसलिंग की जाए, इन्हें बताया जाए कि आप जो हैं आपके पास बहुत सारे और तरीके हैं या बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह आप जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और आपके लिए जो है वो लाइफ जो है वो ऐसे ही है जैसे एक नॉर्मल हेयरिंग पर्सन के लिए है। और इनका अपना जो डेफ कल्चर है उसमें ये बहुत ज़्यादा यानी खुश रहते हैं, अपने जैसे लोगों में ये अच्छा महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आगे चल के डिस्कस होंगी। अकोमोडेशन में है क्वालिफाइड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स फॉर पब्लिक प्रोग्रामिंग, अ स्टाफ पर्सन नॉलेजेबल फॉर साइन लैंग्वेज, टेलीफोन्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग, ये तमाम चीज़ें वो हैं, ये तमाम रिसोर्सेज वो हैं जो कि असिस्टिव डिवाइसेस के तौर पर जाने जाते हैं और इनको जो है वो ये वाले ज़राए देकर तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है और इनकी जो एकेडमिक हर्डल्स हैं उनको भी ओवरकम किया जा सकता है और सोशल जो इनकी सोशलाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैनेजमेंट में क्लियर साइंस, विजुअल अलर्ट, इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू ऑल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, पेपर एंड पेंसिल, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, एम्प्लीफिकेशन सिस्टम, हेडसेट एंड नेक लूप, कंपैटिबल हेयरिंग एड्स, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे ये अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। एजुकेशनल ऑप्शंस इनके पास जनरल एजुकेशन में भी होता है, जनरल सब्जेक्ट्स ये पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज वगैरह। स्पेशल करिकुलम फीचर्स फॉर द डेफ, राइम्स और रिट्री ट्रेनिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके एजुकेशनल ऑप्शंस हो सकती हैं। अगर बच्चा जो है वो माइल्ड, स्लाइट टू माइल्ड हेयरिंग लॉस का है या इवन कि माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस का है तो इसके अंदर जो एज ऑफ ऑनसेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है, यानी किस टाइम पर आपने ये जाना कि बच्चा जो है उसको हेयरिंग लॉस है, ठीक है, वो इसका एज ऑफ ऑनसेट है। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम इसको है, ठीक है, और आपने नोटिस किया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एज ऑफ ऑनसेट है। अब अगर कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अर्ली टाइम पर यानी 6 मंथ्स की एज में उनको पता चल जाता है, स्क्रीन आउट हो जाता है या 1 ईयर पे पता चल जाता है कि बच्चे को डेफनेस है या बच्चा हार्ड ऑफ हेयरिंग के साथ है, तो उसकी इंटरवेंशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो उस बच्चे की हेयरिंग में और या स्पीच एंड लैंग्वेज में या उसकी एजुकेशन में उतना डिफरेंस जो है वो नहीं रहता जितना कि जैसे उसके बाकी नॉर्मल हेयरिंग के पीयर्स या बाकी जो उसके नॉर्मल हेयरिंग वाले जो फ्रेंड्स वगैरह हैं या बच्चे हैं, जैसे वो चल रहे होते हैं, जैसे उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होती है या जैसे उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती है या
लाइक उनकी जो एजुकेशन होती है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इनकी भी बच्चों की हो जाती है। लेकिन जब आप देर से आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरवेंशन देर से स्टार्ट होगी, देर से उनके लिए आप प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे, जो देर से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा। स्पेशल स्कूल्स के अंदर स्पेशल करिकुलम भी पढ़ाया जाता है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये था इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट का। इसके बाद जो फर्दर हमारे और लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम जो है वो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये वाला जो सब्जेक्ट है ये हियरिंग इम्पेयरमेंट के नाम से है, लेकिन इसके अंदर हमने स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के हवाले से स्क्रीनिंग, असेसमेंट और जो है वो करनी है। और इसके अलावा हमने बच्चों के लिए, डेफ बच्चों के लिए जो प्लान है, हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए जो एजुकेशनल प्लान है या जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का प्लान है वो बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। होपफुली इसका जो इंट्रोडक्शन जनरल सा है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।